तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल के चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल। जो स्टार्ट हो रहा है कुछ यहाँ से कि देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू आवर बायोस्फीयर एंड नाउ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेम केमिकल। कि इतनी सारी विविधता मिलती है आपको इस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं, अलग अलग तरीके के जीव हैं, और इन जीवों के अलग होने के बावजूद क्या इनका केमिकल बेसिस कुछ समान है? और आंसर है कि बहुत ज़्यादा। इनका केमिकल बेसिस बहुत ज़्यादा समान है कि अगर आप एक नज़र से देखेंगे तो केवल कार्बन हाइड्रोजन चौपन्स, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, क्या है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन सल्फर। ज़्यादातर जितने भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट पे हैं उसका मोर देन 90% इन्हीं चीज़ से, इन 5-6 चीज़ों से बना है। कॉपर सॉरी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन सल्फर। ठीक है, तो बिल्कुल इनका केमिकल बेसिस बहुत ज़्यादा समान है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स यू हैव लर्नड इन द केमिस्ट्री दैट हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। आपके कोर्सेज में रहेगा 11-12 में आपको सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, ये सारे के सारे केमिकल्स आपका, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आपकी केमिस्ट्री में रहते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट्स टेस्ट, ये सारे के सारे आपका बायोलॉजी में करना पड़ता है आपको। हाँ, हम जानते हैं कि किस तरीके से केमिस्ट्री में आप एक मॉलिक्यूल को, एक फंक्शनल ग्रुप को, एक एटम को, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने एटम कहा, आप जो लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे वो केवल किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा, लेकिन हम ऐसी टेक्निक्स डिड्यूस कर चुके हैं, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गई, आपका NMR हो गया, ये सारी की सारी अब जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आ गई हैं मार्केट में, जिससे कि आप एटम लेवल पे भी पता लगा सकते हैं कि इसमें एक एटम की कंसंट्रेशन कितनी है। इसमें यहाँ तक पता लगा सकते हैं कि आपका पानी में H2O पानी होता है, H2O पानी में D2O ड्यूटेरियम जो कि उसका एक आइसोटोप है वो कितना है, इतना तक हम पता लगा सकते हैं। तो बिल्कुल कि आप पढ़ चुके हैं एलिमेंट केमिस्ट्री में, आपका एलिमेंटल एनालिसिस भी आपको पढ़ना होगा। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन टू प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड द माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से आपको एलिमेंट्स मिलते हैं अगर आप इन सब में एनालिसिस करने की कोशिश करें? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर, एंड दैट विल बी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर मेनली। ओके, और हम देखेंगे कि आखिर क्यों, यही तीनों क्यों। फॉस्फोरस आपका DNA में है, नाइट्रोजन आपका प्रोटीन में है, सल्फर आपका अगेन प्रोटीन में होता है। सेवरल अदर एंड देयर पर्सपेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द लिविंग टिश्यू, बहुत ज़्यादा 90% से ज़्यादा आपका केवल ये 6 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट कर दे रही हैं। If the same analysis is performed onto the piece of earth crust as an example of the non-living matter, we obtain somewhat similar list. हमको कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये अगर आप धरती का भी कोई पीस उठा लें तो आपको उसमें भी यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। What are the differences between these two lists? आपको लिस्ट में डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा? लिस्ट में डिफरेंस देखने को मिलेगा ये इनकी कंसनट्रेशन का, कि केवल ये 6 की कंसनट्रेशन लिविंग मैटर में बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉन लिविंग मैटर। ये क्वेश्चन है और आप खुद भी इसको गूगल पे जाके और सर्च करें कि क्या डिफरेंसेस मिल सकते हैं आपको। इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। ज़्यादातर डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे आपको, जो मिलेगा ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं हो सकता कि डिफरेंसेस ना मिले, और डिफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेशन में आएगा। ऑब्वियसली मटेरियल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे ज़रूर। All the elements present in the sample earth crust are also present into the sample of the living tissue. However, जितने भी elements आपको living being में मिले वो आपको animals में भी मिलेंगे, मतलब living beings में मिले वो earth में भी मिलेंगे। However, जबकि a closer examination reveals the relative abundance of the carbon. Okay, दोबारा से वही बेसिक लाइन पे आ गया कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रिस्पेक्टिव अबंडेंस है, अबंडेंस मतलब कि कितना मात्रा में मौजूद है वो, विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स इन इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन द अर्थ क्रस्ट। कि धरती में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कंपेरेटिवली कम होगा एज कम्पेयर टू अ लिविंग बीइंग। हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कॉम्पोजिशन? बहुत सारे आपके पूरा का पूरा आपका जितने भी रिएक्शंस हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारा आपको केमिस्ट्री में करनी होंगी। यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेथड दे रखा है, वो मेथड बड़ा पुराना और ट्रिवियल है, उसको देख लेते हैं एक बार कि आखिर वो कौन सा मेथड है।
बोल रहे हैं कि वी कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे दैट विच व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमको पता करना है कि आखिर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसको पता करने का क्या तरीका है। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग दिस आंसर, कि किसी को कैसे पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस, को केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, आप कोई भी लिविंग टिश्यू लीजिए, सब्जी ले लीजिए, लिवर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एंड ग्राइंड इट, उसको पीस लीजिए, बहुत अच्छे से पीस लीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में अगर आपने उसको मिक्स कर दिया यूजिंग अ मोल्टर एंड पेस्टल, कुछ भी मोल्टर एंड पेस्टल जो कूटनी और मूसली बोलते हैं जिसको, ओखली और मूसली, या सो वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, आपको एक थिक स्लरी मिलेगी। इफ वी वांट टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ, आप एक पतले कपड़े से इसको पार करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस, आपको दो फ्रैक्शन मिलेंगे। एक जो कि घुल करके सॉल्युबल हो करके एसिटिक एसिड के साथ नीचे आ जाएगा, उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, और जो कि एक ये क्या रहेगा, एसिड सॉल्युबल है क्योंकि एसिड के साथ घुल करके नीचे आ गया। एंड द सेकेंड द रिटेंटेड, जो कि घुला नहीं और ऊपर जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था उसमें रह जाएगा। Scientists have found that thousands of organic compounds are there into the acidic soluble pool, कि आपका देखिए ये कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसी चीज़ें होती हैं वो वैसी चीज़ों में घुल करके नीचे आ जाती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से नीचे घुल कर आ जाएंगे, जिसको कि आप अलग अलग टेस्ट से, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है उसके लिए आप बेनेडिक्ट आयोडीन टेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, आपको प्रोटीन टेस्ट करना है उसके लिए आप अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके आ गए हैं, आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कि इन हायर क्लास यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको आगे की क्लासों में इस बात के बारे में माथापच्ची करने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर वो एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, कैसे था। It will suffice to say that the one extract of the compounds, then the subject of the extract to various separation techniques, still he separated a compound of the all compounds। देखिए, आप एक बड़ा सा पूल लिया आपने, ये बड़ा सा पूल था, इस बड़े से पूल में आपको अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे। ये अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रहा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रहा एक, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा ये अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप क्या करेंगे, अब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन किस में ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन किसके साथ इंटरेक्शन शो कर सकता है, अलग अलग प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लॉइट करेंगे, और एक्सप्लॉइट करने के बाद आप कोशिश करेंगे कि एक तरीके के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको एक जगह मिल जाए। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो टेक्निक होती है आपकी क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी से आप, क्रोमेटोग्राफी बहुत तरीके की होती हैं, बहुत तरीके की। आज आपका TLC से, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से आपका गैस क्रोमेटोग्राफी तक मौजूद है, और HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके उसको सेपरेट कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं। वही आप करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, इट विल सफाइज टू से, ये काफ़ी होगा ये कहना कि द वन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड देन द सब्जेक्ट टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वेरियस सेपरेशन टेक्निक, अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक लगा करके आप उस कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड से। इन अदर वर्ड, वन आइसोलेट्स द प्यूरिफाइड कंपाउंड, आपको कंपाउंड को प्यूरिफाई करके अलग से यूज़ करना है उसको, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाएँ। ठीक है, आसान सी बात है कि अगर आप पूरा का पूरा सेल लेकर के एक ही चीज़ को स्टडी करेंगे तो बहुत मुश्किल है। आप क्या करेंगे, आप उसको प्यूरीफाई करेंगे, प्यूरीफाई करने के बाद उसको कंसनट्रेट करेंगे, कंसनट्रेट करने के बाद आप कोशिश करेंगे आप उसको अच्छे से स्टडी कर पाएँ। Analytical techniques when applied to the compound give an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound। देखिए ये चीज़ें, ये जो बोल रहे हैं कि एक बार आपने उसको प्यूरीफाई करके आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद प्यूरीफाई कर लिया, प्यूरीफाई करने के बाद फिर दोबारा से आप नई नई टेक्निक्स पे जाएंगे, नई नई टेक्निक से कोशिश करेंगे कि अगर किसी तरीके से उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको पता चल जाए। अब इसके लिए आजकल जो टेक्निक्स उपलब्ध हैं वो है आपका मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मास स्पेक जिसको बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, आपका ये एनएमआर से आप उसका स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से आप स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। ये चीज़ें
बहुत इंपॉर्टेंट है। भले से आपका देखिए एनसीईआरटी बहुत पुरानी है, उसमें वो सारी नॉलेज इनकॉर्पोरेट भी नहीं की जा सकती, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके साथ साथ जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उसको भी देखते हुए चलें। ठीक है, देखिए तो अब अलग अलग इन टेक्निक से हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला तक डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट इन फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज द बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल की यहाँ पर बहुत बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं बायोमोलिक्यूल्स की, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है वो ये है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर नोन एज द बायोमोलिक्यूल। बायो लिविंग मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड कार्बन बेसिस है हर चीज़ का। आपका कार्बन ही बनने की शुरुआत होती है, आपका फोटोसिंथेसिस से कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं, वही आगे चल कर के आप खुद खाते हैं और खुद भी बड़े होते हैं। तो कार्बन एक मेन जो रहेगा सेंट्रल एलिमेंट है पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अगर कार्बन ना होता तो शायद बहुत मुश्किल था कि चीज़ें कि लिविंग थिंग्स को लाइक ओरिजिनेट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती। ओके, तो हाउएवर जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव आल्सो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिलेंगे आपको, मगर ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम कंपाउंड इन देम। हाउ डू वी नो दिस, कैसे आप जानते हैं? सेम थिंग, यही चीनी टेक्निक से। स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। वन एक छोटा सा डिफरेंट मगर डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट बोल रहा है करने के लिए, देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है। वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द लिविंग टिश्यू, एक लिविंग टिश्यू को अगर आप वे करके देखेंगे तो ड्राई वेट, ठीक है, से अ लीफ और द लिवर, दिस इज कॉल्ड एज द वेट वेट। उसके अंदर बहुत ज़्यादा 70-80% आपका पानी मिलता है चीज़ों में। अगर उसमें से आप पानी को उड़ा देंगे तो वो उसका बन जाएगा ड्राई वेट। ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, आप पानी उड़ा दीजिए, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स अ ड्राई वेट, वो ड्राई वेट आ गया आपके पास। नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, आप उसको पूरा जलाएंगे, और इसी तरीके से आपका पता लगाया जाता है कि आखिर एक कैलोरी, आप बोलते हैं ना कि अरे यार आज तो बहुत कैलोरी ले लिया, कैलोरी डेफिसिट डाइट पे हूँ मैं, और ये जितनी भी चीज़ें कि एक पिज़्ज़ा में इतने कैलोरी होता है, आपको नेट पे डालिए आपको पता चल जाएगा कि आपका एक रोटी में इतने सेंटीमीटर की एक रोटी होती है, उसमें कितने कैलोरी होता है। वो कैलोरी ये क्या है? कैलोरी क्या है? कैलोरी यूनिट है, और ये ऐसे ही पता लगाई जाती है। क्या किया जाता है, आपका कोई भी मटेरियल ले लिया, आपका बादाम मान लीजिए, अखरोट, कुछ भी चीज़, उसमें से पूरा पानी उड़ाना पड़ता है, उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है पूरे तरीके से। जब वो पूरी तरीके से पानी उसमें से निकल जाता है तब उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जब उसमें से ऊष्मा निकलती है, उसमें से जो एनर्जी निकलती है, उससे पानी को गर्म किया जाता है। और जब आपका 1 ग्राम पानी 1 डिग्री सेल्सियस जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, जब 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो 1 कैलोरी कहलाता है। और आप जो बोलते हैं ना कि इतना मेरे को 2500 कैलोरी या 3000 कैलोरी दिन में चाहिए रहता है, तो वो कैलोरी नहीं होता है, वो किलो कैलोरी रहता है। कैलोरी एज कम्पेयर टू द किलो कैलोरी इज़ वेरी कम, 1000 फुल्स कि एक कैलोरी में आपको मिलेगा कि 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी, राइट। सो जो हम बात करते हैं वो किलो कैलोरीज की बात कर रहे होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें बस इंटरेस्ट पर आने के लिए हम बात कर रहे हैं। ओके, सो ऑल द वाटर इवेपोरेट, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स अ ड्राई वेट। ड्राई वेट आपका पता चल गया। नाउ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड, आप उसको पूरा जला दीजिए। ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज एंड टू द, देखिए कोई भी कार्बनिक, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका, जब आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं ना कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आंख बंद करके आप उसको अगर जलाएंगे तो यही होने वाला है। उसमें से क्या निकलेगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको जलाएंगे तो आपको CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यही चीज़ मिलेगी हर केस में। क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो आया है फोटोसिंथेसिस, क्या इसका ऑपोजिट रिएक्शन तो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो पेड़ है वो एनवायरनमेंट से ले लेता है, पानी आपका आप प्रोवाइड करा देते हैं, ज़मीन से ले लेता है, और इन दोनों को मिला करके आपका वही सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज जो सब बन रहा था वो इसी से तो बन रहा था। तो जब इसको जलाएंगे दोबारा से तो क्या निकलेगा? सनलाइट। एक तरीके से आपने क्या कर लिया था, आपने एक सनलाइट को कैप्चर करके रख लिया था। मतलब सोचेंगे कि सनलाइट को कैप्चर करके रख लिया था, अगर आप बोलेंगे तो बड़ा बिजार साउंड करता है, मगर वाकई में आपने सनलाइट को, जो आप जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, वो शायद वो सनलाइट है जो कितने डेकेड, कितने 1000 साल पहले जब आई होगी धरती पर, तो प्लांट ने उसको कैप्चर करके रख लिया, और आज आप उसको इतने सालों के बाद जला रहे। तो जितने प्लांट की उम्र है, अगर उतने साल, अगर 100 साल का प्लांट था, तो आप 100 साल पहले जो वो किरण, सूरज की किरण धरती पर आई होगी, और उस किरण को कैप्चर कर लिया गया होगा, उसको सेल्यूलोज और उसकी फॉर्म में प्लांट में रख लिया गया था, और उसको जलाया गया जब आप 100 साल के बाद, तब वो सूरज की रोशनी दोबारा से बाहर आई। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया जाएगा, जैसे ही आपका उसको जला दिया जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर निकलेंगे और आपका हीट भी निकलेगा। और उसमें से क्या बच जाएगा, ऐश। ऐश में आपके जितने भी नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे रह जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। देखिए, मैं अलग अलग तरीके की वीडियोस होती है मेरे चैनल्स पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके का जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है वो पसंद है, या पावर पॉइंट वाला जो पैटर्न है जिसमें कि ब्लैक स्क्रीन पे मैं लिखता हूँ वो पसंद है। तो ताकि मैं आगे से कोशिश करूँगा कि उसी तरीके से वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के वो थोड़ा सा एसिड सॉल्युबल से फ्रैक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। देयरफॉर elemental analysis gives the elemental composition of the living tissue into the hydrogen, oxygen, chlorine, carbon। कि जितना भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उस एक्सपेरिमेंट से धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। ओके, while analysis for the compound gives the idea of the kind of organic and inorganic compound, कि आप जब एनालिसिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से हैं प्रेजेंट इनटू द लिविंग टिश्यू के अंदर। फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप आप अगर पता करना चाहेंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है। ओके, बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई देम इनटू व्हाट, क्योंकि यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा एक लेवल अप पढ़ रहे हैं, पूरा उसमें नहीं जाएंगे केमिस्ट्री में, डीप केमिस्ट्री में। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स तक अपने आप को सीमित रखने की कोशिश करेंगे। तो जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो हैं अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। तो बेसिक क्वेश्चन, आपने खाया क्या था? अगर इंडियन पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली आप क्या खाएंगे कि रोटी, दाल, मे बी एग, मे बी चिकन, मे बी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोई नॉर्मल सब्जी, दाल ऑब्वियसली, रोटी, राइस, ये डिफरेंट चीज़ें आप खाएंगे। क्या क्या किस चीज़ का बना है उस चीज़ का हमको पता। जैसे कि चपाती है तो चपाती आपका बना होता है स्टार्च से, और स्टार्च को आप जब डाइजेस्ट करने, देखिए आप जब पैदा हुए थे तो आप इतने बड़े नहीं थे, धीरे धीरे आपने चीज़ें खाई, चीज़ें को एक्यूमुलेट किया इस धरती से लेकर के, उनको अपने शरीर में लगाया और उससे आज आपकी हाइट इतनी है, आपका वेट इतना है, आप इतने बड़े हुए। तो कहाँ से आ रहा है? वो फूड से आ रहा है। तो फूड को आप पहले तोड़ते हैं फिर अपने शरीर में जोड़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्च था तो स्टार्च को आप किस में तोड़ते हैं? ग्लूकोज में तोड़ते हैं, फिर अपने शरीर में जोड़ लेते हैं। आपका अगर चिकन है तो आपका वो प्रोटीन देता है आपको, चिकन बहुत ज़्यादा। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है हमारा अमाइनो एसिड से, ओके। इसके बाद राइस अगेन क्या है? स्टार्च है, ओके। स्टार्च का जो मोनोमेरिक फॉर्म होता है वो होता है आपका ग्लूकोज। दाल से आपको मिलता है प्रोटीन या एग से भी, एग से आपको सेंट्रल एग योक वाला जो पोर्शन होता है उससे आपको लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जो फैट वाला पोर्शन होता है उससे मिल जाता है। आप चपाती के ऊपर घी लगाते हैं उससे आपको अगेन फैट वाला पोर्शन मिल जाता है। तो मेनली आपको यही सारी चीज़ें मिल रही हैं। अमाइनो एसिड आपका क्या बनाता है? प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड, देखिए आप खा क्या रहे हैं? या तो आप सेल ही खा रहे हैं ना, चाहे आप प्लांट खा रहे हो चाहे आप एनिमल खा रहे हो, दोनों केसेस में आप क्या खा रहे हैं? सेल खा रहे हैं। सेल में एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है, दैट इज़ न्यूक्लियस हर सेल में होगा, और सेल के अंदर आपका डीएनए आरएनए भी होगा। तो चाहे आप बकरा खा रहे हो, चाहे चिकन खा रहे हो, चाहे आप गन्ना खा रहे हो, तीनों में आप डीएनए आरएनए किसी दूसरे जीव का खा रहे हैं। और डीएनए आरएनए का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोटाइड। सो या फिर न्यूक्लियोटाइड उसको बोलते हैं, या न्यूक्लियोटाइड बेसिस ये बोल देते हैं। तो ये आपका किसका कॉम्पोजिशन हो गया? डीएनए आरएनए का। इसके अलावा फैटी एसिड किसका पोर्शन है? आपका फैट वाले का पोर्शन है, ओके। तो हमको देखना है कि जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज चलती हैं, देखिए आपने हो सकता है ये सारी चीज़ें जो अभी मैं टर्म्स बोलने वाला हूँ इससे नहीं हो। आपका फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिपिड, फॉस्फोलिपिड, फैट, आपका कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल, ये सारी चीज़ें आपने सुनी है। मगर ये सारी की सारी चीज़ें, लिपिड एक बड़ी कैटेगरी है उसके अंदर आ रहा है। हम देखेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें अलग अलग क्यों हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत हो रही है हमारी सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का अगर सबसे पहले बेसिक, देखिए दो चीज़ें रहेंगी, स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। तो स्ट्रक्चर से शुरुआत कर देते हैं। स्ट्रक्चर में आपका रहेगा एक सेंटर में कार्बन एटम, ये आपका सेंटर का कार्बन एटम हो गया। कार्बन की वैलेंसी होती है 4,
अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है तो आपके हो गए 4 मॉलिक्यूल आपको अटैच करने पड़ेंगे। इससे नाम है अमाइनो एसिड। एक होगा अमाइनो ग्रुप, ये बिल्कुल पुख्ता बात है कि अमाइनो ग्रुप होगा ही होगा। एक लगा दीजिए आपका एसिडिक ग्रुप COOH। इसके अलावा एक लगेगा वेरिएबल आर ग्रुप। ओके, वेरिएबल, ये चेंज होता रहेगा वेरिएबल, और ये मतलब अलग अलग रहेगा। ये हाइड्रोजन हो सकता है, फिर मीथेन लगा लीजिए, फिर इसमें आपका कुछ भी लगा लीजिए, आगे बढ़ता जाएगा। अलग अलग तरीके के आर ग्रुप, जितने तरीके के आर ग्रुप होंगे उतने तरीके के अमाइनो एसिड बन जाएंगे। और हमारे पास बॉडी में जो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं वो होते हैं हमारे 20 तरीके के, 20 अमाइनो एसिड होते हैं अलग अलग तरीके के, और वो उन्हीं का अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका प्रोटीन बनाता है। चौथी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये है आपका अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। सेंटर वाला जो आपका एटम रहता है इसको आप क्या बोलते हैं? ये कह लीजिए आप इसको अल्फा एटम बोल देते हैं, अल्फा कार्बन बोल देते हैं। तो ओके, और ये बोल भी रहा है, ये ले लेते हैं ये कि आपका क्या है, अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ एक तो अमाइनो ग्रुप मिल जाएगा, ये रहा आपका अमाइनो ग्रुप, एंड एसिडिक ग्रुप, ये रहा आपका एसिडिक ग्रुप। आर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ऑन द सेम कार्बन, ये कार्बन, ये सेंट्रल कार्बन की बात कर रहे हैं, दैट इज जो कि अल्फा कार्बन होता है, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज द अल्फा अमाइनो एसिड, इसीलिए इसको अल्फा अमाइनो एसिड कहा जाता है। देयर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, अगर मैं चारों को HH लगा दूं तो क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा ना, CH4 नहीं बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका नीट में, डायरेक्टली उठ के आया था यहाँ से। तो दीज दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन, चारों वैलेंसी है, चारों अलग अलग है, ठीक है, और चारों अलग है इसलिए इसको कायरल कार्बन भी बोला जाता है। केवल एक ही अमाइनो एसिड कायरल नहीं होता है क्योंकि वो ग्लाइसिन होता है, क्योंकि उसमें दूसरा कार्बन भी H हो जाता है। तो ये अगर H ही है तो ये रहेगा आपका ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन एक नॉन कायरल कार्बन होता है, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी, ये हम देख चुके हैं। दीज आर हाइड्रोजन होगा एक, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, एंड अ वेरिएबल ग्रुप, ये आर वाला वेरिएबल ग्रुप आ गया। डिजाइंड एज द आर ग्रुप, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, ये भी हम देख चुके हैं कि आर को बदलते जाइए आप और उतने तरीके के आपको अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। हाउएवर, जबकि दोज विच अकर इन प्रोटीन, जो कि देखिए बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल जाएंगे, यहाँ पर आप 4 को इस आर की जगह कुछ भी लगाएंगे वो आपका अमाइनो एसिड ही है, लेकिन जो बॉडी में मिलते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं वो केवल और केवल 20 तरीके के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि जो आर ग्रुप है वो वेरिएबल है। द आर ग्रुप इज द प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन। देखिए आप हाइड्रोजन ले लेंगे इसको खाली तो ये आपका ग्लाइसिन बन जाएगा, आप इसको CH3 ले लेंगे तो एलेनिन बन जाएगा, आपको कुछ और ले लेंगे कुछ और अमाइनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप ले लेंगे तो आपको मिथाइल ग्रुप लेंगे तो एलेनिन बन रहा है, ठीक है। तो H है, हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन बन रहा है, मिथाइल ग्रुप है तो एलेनिन बन रहा है, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है तो सेरीन बन रहा है। तो अलग अलग तरीके से ये आपको अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। The chemical and the physical property of the amino acid are essentially of the amino carboxyl and the R functional group। देखिए कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात बोल रहा है कि ये इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इसके एसिडिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और जो इसका आर ग्रुप है उन तीनों पर डिपेंड करेगा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो इन द कार्बोक्सिल ग्रुप आइदर दे कैन, देखिए अब फिलहाल तो ये एक एसिडिक है एक अमाइनो ग्रुप है। तो अगर मैं इसका पानी में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इस तरीके से, ये मैं ले लेता हूँ पेन, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल कार्बन हो गया, सेंट्रल कार्बन पे H और R आ गया, पानी में ये अपना पानी लूज़ कर देगा अपना हाइड्रोजन लूज़ कर देगा और ये अपना हाइड्रोजन एक ले लेगा क्योंकि ले सकता है। तो ये क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि एक एसिडिक ग्रुप था जिसने हाइड्रोजन लूज़ कर दिया, एक बेसिक ग्रुप था जिसने हाइड्रोजन ले लिया। तो इसको कहा जाता है ज्विटर आयनिक फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर टोटल ओवरऑल जो चार्ज है वो 0 है। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म है, ये पानी की बात है, न्यूट्रल पीएच की बात हो रही है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जिसमें कि आर ग्रुप या तो COOH आर ग्रुप में या तो एसिडिक ग्रुप हो सकता है या फिर आपका अमाइनो ग्रुप हो सकता है। तो ऑब्वियसली कि अगर आपका एसिडिक ग्रुप है तो ओवरऑल आपके पास 2 एसिडिक ग्रुप हो जाएंगे, तो ये आपका जो अमाइनो एसिड होगा वो एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपका
उसमें 2 आपके अमाइनो ग्रुप हो जाते हैं तो उसको बेसिक अमाइनो एसिड कह दिया जाएगा, है। तो वो इसके बेसिस पे आपका एसिड एक बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी होते हैं। और ज़्यूटारायन हमने देख लिया। ज़्यूटारायन क्या होगा कि जब पानी में, देखिए ये 3 कंडीशन में एग्जिस्ट करता है अगर आप पानी में डालें, और पानी के पीएच पे डिपेंड करेगा कि ये इन तीनों में से कौन सा चीज़ लेगा। अगर मान लीजिए कि आपका पानी नॉर्मल है, नॉर्मल पीएच है आपका, तो नॉर्मल पीएच में आपका ये वाला स्ट्रक्चर ले लेगा कि इस नॉर्मल पीएच में एक हाइड्रोजन लूज कर देगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा, और इसी को ज़्यूटारायनिक फॉर्म भी कहा जाता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाएंगे, एसिडिक का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का हाई होना। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पीएच का क्या होता है, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीएच, कि पीएच जितना हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना पीएच कमती होता चला जाएगा आपका, क्योंकि नेगेटिव लॉगरिदम है, तो इन्वर्स रिलेशन हो गया आपका। तो मान लीजिए कि इतना ज़्यादा अगर हाइड्रोजन एनवायरनमेंट में मौजूद है तो जहाँ भी एच लग सकता है लग जाएगा ना। तो कार्बन COO भी ले सकता है एक हाइड्रोजन, तो ये एक लेके बैठा हुआ है। ये 3 हाइड्रोजन ले सकता है तो 3 लेके बैठा हुआ है, क्योंकि भाई आसपास कमी है ही नहीं हाइड्रोजन्स की। तो जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होगा पानी में तो ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब पानी में हाइड्रोजन बहुत बहुत कम होगा तो क्या कोशिश की जाएगी कि ये हाइड्रोजन है वो लूज़ कर देगा, ठीक है, पानी में हाइड्रोजन को बढ़ाएगा। ऐसे ही ये आपका एक हाइड्रोजन लूज़ कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन लूज़ कर देगा। तो ये बेसिक कंडीशन में होगा, क्योंकि यहाँ पर OH बहुत ज़्यादा है और OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको H भेजेगा तो H2 बन जाएगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको H लूज़ करना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट आपको अभी मैंने बताया है, अगर आपके ऊपर से भी गया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि NCERT लेवल पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट टू गेट दिस आइडिया आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर ओवरऑल चार्ज 0 है जो कि 7 pH पे रहेगा उसको ज़्यूटारायनिक फॉर्म कहा जाता है। और इसके अलावा ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है, अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे थे केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमाइन, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो इन द कार्बोक्सिल ग्रुप, बोला मैंने कि अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हो जाए तो वो एसिडिक हो जाएगा, एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड। और अगर आपके बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो जाए तो वो लाइसिन जैसे अमाइनो एसिड बन जाएंगे। अगर न्यूट्रल है तो वेलिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, ये सब इस तरीके के आपके अमाइनो एसिड रहेंगे जो कि न्यूट्रल कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसको एक फ्लोचार्ट की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, आप याद रख सकते हैं इसको किस तरीके के आपका जो अमाइनो एसिड होते हैं वो या तो आपका एसिडिक होंगे या आपके बेसिक हो सकते हैं या आपके न्यूट्रल हो सकते हैं। ओके सिमिलरली देयर आर, इसके अलावा एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अगर एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिसिटी किस में आती है, टायरोसिन, फिनाइलएनिलीन और ट्रिप्टोफैन, ये 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है और वो क्वेश्चन ये होता है कि आप देखिए मान लीजिए आप लैब में क्या होता है कि हम प्रोटीन का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में किसी प्रोटीन का कितना कंसंट्रेशन है, कितना अमाउंट एक प्रोटीन का प्रेजेंट है, वो हम केवल पता कर सकते हैं इन एरोमेटिक अमीनो एसिड की वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हम अपनी मशीनों से ये पता लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया वही इक्विवेलेंट होगा, भाई जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो हम इन तीनों की मदद से क्या करते हैं, हम इन तीनों की मदद से प्रोटीन का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। A particular property of amino acid is to ionizable, कि आयनाइज हो जाएंगे ना भाई, मैंने बोला ना अगर आपका एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो भाई ले लेगा, जो हाइड्रोजन ले सकता है वो लेके बैठ जाएगा ना, उसको क्या प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन 3 लेके बैठ सकता है, 3 लेके बैठा रहेगा, ये COOH 1 लेके बैठा, 1 लेके बैठा रहेगा। तो वो उसकी अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन वो फॉर्म जिसमें कि ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा उसको ज़्यूटारायनिक फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अमाइनो एसिड, हमारा क्लियर हो चुका है। अमाइनो एसिड के बाद हम आ जाते हैं लिपिड पे। लिपिड के अंदर जो फैट वाला सो कॉल्ड, मैं जो टर्मिनोलॉजीज बोल रहा था कि आपको ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, आपने सुना होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आपको ऐड आते हैं टीवी में, ऐड आते हैं। ये हमारा जो रिफाइंड ऑयल है ये पूफा से एनरिच्ड है। पूफा क्या है, पूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो किस तरीके से, आखिर क्यों ज़रूरी है, कैसे ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू योर सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए
सबसे पहले फैटी एसिड देख लेते हैं। अब एक कोई भी लॉन्ग कार्बन का ऐसे चेन बनाइए, कार्बन की चेन को आप बनाते हैं ना ऐसे करिए केमिस्ट्री में, एक कार्बन का ऐसे लंबा सा चेन बनाइए और आखिरी में लगा दीजिए COOH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए, ये बन गया आपका फैटी एसिड। क्या बन गया? फैटी एसिड। अब फैटी एसिड के बाद अगर क्योंकि ये कार्बन है, ये हर एक जो मोड है वो कार्बन को दिखाता है, और इसमें कहीं भी आपको हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि हर एक हाइड्रोजन, हर एक कार्बन पे उसके जो हाइड्रोजन है वो बराबर प्रेजेंट है। तो इसकी जो वैलेंसी है 1 2 3 4, तो चारों वैलेंसी पूरी हैं, 2 हाइड्रोजन से 2 कार्बन से। ठीक है, ये इसकी बेसिक चीज़ हो गई। तो ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब कि कार्बन से भरा पूरा, सॉरी हाइड्रोजन से भरा पूरा है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया ये। तो किस चीज़ से ये भरा पूरा है? हाइड्रोजन से, वेल सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। तो एक कार्बन की लंबी चेन, क्या चीज़? एक कार्बन की लंबी चेन, और इस कार्बन की लंबी चेन में सारे के सारे हाइड्रोजन भरे पूरे हैं, पूरे अच्छे तरीके से भरे हुए हैं, तो ये सैचुरेटेड, आखिर में COOH है, ये हो गया आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, अगर यहाँ से अगर आप मान लीजिए 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया, और अगर हाइड्रोजन को निकालेंगे 2 को, तो आपको लगाना पड़ेगा एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो वैलेंसी तो कार्बन की 4 ही रहेगी ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है बिल्कुल। लेकिन जब इसका लाइन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है और टेढ़ा सा हो जाता है। डबल बॉन्ड आते ही ना किंक आ जाता है, टेढ़ा हो जाता है वो। तो ये हो गया आपका, आखिर में डबल बॉन्ड O लगा लीजिए, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या नहीं है, किससे सैचुरेटेड नहीं है, किससे भरा पूरा नहीं है, ये हाइड्रोजन से भरा पूरा नहीं है, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल दुनिया की। आपके घर में अगर सरसों का तेल है या रिफाइंड ऑयल जिसको आप बोलते हैं, आप उसको सर्दी में देख लीजिए, गर्मी में देख लीजिए, हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन जहाँ तक घी की बात है या कोकोनट ऑयल की बात है, ये जो होते हैं ये सर्दी में जम जाते हैं, गर्मी में लिक्विड स्टेट में रहते हैं। तो ये क्यों होता है ये देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जो आपका कोकोनट ऑयल और घी है उसमें आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो चलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई वो नहीं दिखेगा आपको, कोई किंक नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ ना बड़े अच्छे से फिट हो जाते हैं, ये देख रहे हैं, फिट बड़े अच्छे से हो रहे हैं। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो ये एक साथ कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और कॉम्पैक्ट होकर के सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो सर्दी में चीज़ें पास आ जाएंगी और ये कॉम्पैक्ट होके सॉलिड हो जाएगा। तो कोकोनट ऑयल, घी वगैरह सॉलिड हो जाते हैं सर्दियों में। लेकिन सर्दियों में जो रिफाइंड ऑयल होता है वो वैसा का वैसे रहता है, सरसों का तेल भी वैसा का वैसे रहता है। तो क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें डबल बॉन्ड आने की वजह से ये किंक आ जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे इज्जत से नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं, और क्योंकि किंक आ चुका है तो एक साथ नहीं रह सकते। तो ये एक दूसरे से हमेशा दूर ही रहते हैं, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो, तो उस वजह से ये हमेशा लिक्विड स्टेट में रहेंगे। तो ये था हमारा क्या चीज़, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आप बात कर लेते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं, इसको देखते हैं, जो चीज़ होंगी वही कवर करेंगे। लिपिड आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल, पानी में घुलती नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कोई है ही नहीं ऐसा कुछ, इतनी लंबी चेन आ रही है और वो सारी की सारी, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। एक रामबाण है, उसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर चीज़ें पोलर में घुलेंगी और नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर चीज़ों में घुलती हैं। तो जैसे ये आपका जो लॉन्ग कार्बन चेन है ये है आपका नॉन पोलर, और पानी होता है आपका पोलर, तो घुल नहीं सकते एक दूसरे के साथ। तो वाटर में इनसॉल्युबल हो गया। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड, फैटी एसिड भी हो सकते हैं। केवल फैटी एसिड हम देख चुके हैं क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, टर्मिनल COOH ग्रुप। तो अ फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप, बिल्कुल ये कार्बोक्सिल ग्रुप ये रहा, अटैच टू अ R ग्रुप, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन R ग्रुप हो जाती है। द R ग्रुप कुड बी मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, बहुत 16, 18, 19 कार्बन की जो लंबी चेन होती है उनको बोला जाता है। एग्जाम्पल पामेटिक एसिड में आपके 16 कार्बन होते हैं, और अरैकिडोनिक एसिड में आपके 20 कार्बन होते हैं, और ये क्या है आपके सैचुरेटेड है। अब फैटी एसिड में इस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में कैन बी सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड विद कैन बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड। ओके, सो विदाउट डबल बॉन्ड, तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है।
और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जब इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा तो अनसैचुरेटेड हो जाए। अनसैचुरेटेड कैसे? हाइड्रोजन नहीं है इसमें, तो हाइड्रोजन से अनसैचुरेटेड हो गया, तो कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है। और अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरॉल कुछ इस तरीके से दिखती है। चलिए ग्लिसरॉल भी देख लेते हैं। एक कार्बन लीजिए, दूसरा कार्बन लीजिए, 3 कार्बन लीजिए। 3 कार्बन पे तीनों को उनका रिस्पेक्टिव OH दे दीजिए। क्या होता है? ऑल ग्लिसरॉल अल्कोहल। ऑल आ रहा है ना, ऑल का मतलब क्या होता है? OH फंक्शनल ग्रुप है। और बाकी वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर दीजिए हाइड्रोजन से। तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपने अभी बनाया, ये आपका हो गया ग्लिसरॉल। कोशिश कीजिए ये सारी चीज़ें आप बना करके देखेंगे तो आपको बड़ा मतलब कि याद रहेंगी इजीली। ओके, तो आपका लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है? ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है? 1 2 3 प्रोप, मिथ इथ प्रोप। ओके, 3 कार्बन का हो गया प्रोप। ट्राई हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, बिल्कुल सही। अब मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब देखिए क्या यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप फैटी एसिड, ये जो फैटी एसिड था और ये जो ग्लिसरॉल हमने बनाया है, इन दोनों को अगर आप आपस में बॉन्डिंग करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा लिपिड। लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो लिपिड को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। 1 नंबर का क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। ओके, हियर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल। चलिए देख लेते हैं फटाफट से कि आखिर इसका क्या मतलब होता है एस्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल। ये हो गया आपका कार्बन, C 3 कार्बन, तीनों पे OH OH OH। इधर से एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आ रही है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कार्बन कार्बन, आखिर में आ गया COOH। फिर आप ले आइए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ले आइए और उसमें आखिर में लगा दी COOH। यहाँ से भी अगर मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ से भी आप अपना पानी निकालवा दीजिए, यहाँ से भी पानी निकलवा दीजिए। पानी निकलने से कंडेंसेशन हो जाएगा और बॉन्ड बनेगा एस्टर बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, यही बोल रहा है वो कि हियर द फैटी एसिड आर फाउंड, फैटी एसिड जो होते हैं आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। तो ये जो रिएक्शन होती है, एस्टेरिफिकेशन होती है, बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड बन जाता है। और ये क्या बन गया? अगर एक फैटी एसिड अटैच है तो मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड अटैच हैं तो डाईग्लिसराइड, 3 अटैच हैं तो ट्राईग्लिसराइड। और यहाँ पर अगर तीसरे की जगह यहाँ पर फॉस्फेट अगर जुड़ा हुआ है तो ये फॉस्फोग्लिसराइड बन जाएगा। तीनों क्या चीज़? एक है तो मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, 2 हैं तो डाईग्लिसराइड, 3 है तो ट्राईग्लिसराइड, और अगर तीसरे की जगह फॉस्फेट है तो फॉस्फोग्लिसराइड। देखिए हम सारी चीज़ें कवर कर ली हमने स्टार्ट किया था फैटी एसिड से। तो फैटी एसिड में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ये ले लेते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन विद अ टर्मिनल COOH ग्रुप, आपका हो गया फैटी एसिड। ये है डबल बॉन्ड नहीं है सैचुरेटेड फैटी एसिड, डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड वाले एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं, बड़े अच्छे से फिट हो जाते हैं, तो सॉलिड भी बन सकते हैं, कम टेम्परेचर में सॉलिड हो जाएंगे। कोकोनट ऑयल और आपका घी, ये जो होते हैं अनसैचुरेटेड वाले जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं बनते हैं, तो चाहे टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो ये लिक्विड ही रहेगा। इसके बाद हमने देखा हमने ग्लिसरॉल, 3 कार्बन, तीनों कार्बन का अपना अपना OH ग्रुप, इसको ग्लिसरॉल बोल देते हैं। जब इस ग्लिसरॉल की फैटी एसिड से लिंकिंग हो जाए तो वो आपका बन जाएगा लिपिड। एक जुड़ा मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़े डाईग्लिसराइड, 3 जुड़े ट्राईग्लिसराइड, तीसरे की जगह फॉस्फेट जुड़ा तो फॉस्फोग्लिसराइड। चलिए देखते हैं। दे कैन बी, मोनोग्लिसराइड देख लिया, डाईग्लिसराइड देख लिया, ट्राईग्लिसराइड देख लिया। ओके, और फैट जो होता है, दीज आर कॉल्ड एज द फैट एंड ऑयल बेस्ड अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऑयल क्या रहेगा? ये सारे के सारे अब लिक्विड स्टेट में रहेगा तो ये सारे के सारे ऑयल रहते हैं। ऑयल हैव द लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ओके, जिंजरली ऑयल लो कम मेल्टिंग पॉइंट रहता है, हैंस द रिमेन ऑयल इन विंटर। तो आप देखिए ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आखिर वो जो लिक्विड स्टेट में रहता है हमेशा वो ऑयल होगा। और कैन यू आइडेंटिफाई द फैट फ्रॉम द मार्केट? मार्केट में आप जाते हैं तो देख सकते हैं कि क्या चीज़ फैट है क्या चीज़ नहीं। सम लिपिड हैव फॉस्फोरस, ओके, यहाँ पे अगर फॉस्फेट ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया था? ये फॉस्फोलिपिड बन गया था, नहीं बन गया था? ठीक है, तो ये भी हम देख चुके हैं। फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, तो फॉस्फोरस भी अटैच हो सकता है। दीज आर फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड देख चुके हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इनटू द सेल मेम्ब्रेन, और फॉस्फोलिपिड इंटीग्रल पोर्शन है, क्या बनाता है? सेल मेम्ब्रेन बनाता है। लेसिथिन इज वन ऑफ एग्जाम्पल, उसका एक एग्जाम्पल है लेसिथिन।
अब सम टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू हैव गॉट लिपिड्स मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनका, कभी उसको सेरेब्रोसाइड बोलते हैं, सेरेब्रोसाइड, ओके, उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स आर फाउंड। अब बहुत सारे होते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा रिंग मिलती हैं। यहाँ पर बात की जा रही है हमारे डीएनए आरएनए की, तो डीएनए आरएनए में हमें ये कंपाउंड्स मिलते हैं कि जिसमें हेटेरोसाइक्लिक एक से ज़्यादा रिंग्स होंगी, एक रिंग नहीं। देखिए ग्लूकोज में तो एक ही रिंग होती है, यहाँ पर दो दो रिंग होती हैं। किस तरीके से, एक 6 मेंबर की, एक 5 मेंबर की, तो उसको बोला जाता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड एंड दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। चलिए इसको भी फटाफट से डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर वो जो डीएनए था वो किसका बना था। ये डीएनए अगर हम स्टार्ट कर रहा हूँ तो डीएनए बना होता है 3 चीज़ों से। नंबर 1 रहेगा आपका शुगर, ओके, दूसरा रहता है आपका नाइट्रोजनस बेस और तीसरा रहता है आपका फॉस्फेट, ओके। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं तो इनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और अगर केवल इसमें 2 चीज़ें हैं, ये वाला केवल ये 2 चीज़ें हैं तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड, ओके। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि ये सिमिलर साउंड करती हैं तो लोग इस पर क्वेश्चन भी बहुत पूछ लेते हैं। तो तीनों चीज़ें हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोटाइड। केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस तो न्यूक्लियोसाइड। शुगर जो रहती है वो रहती है, अगर मैं इसको, शुगर जो रहती है वो रहती है हमारी पेंटोज शुगर, ओके। सो 5 कार्बन की शुगर होती है पेंटोज शुगर, और स्पेसिफिकली रहती है तो राइबोज शुगर बोला जाता है, या राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस में दोबारा से आपका डिवाइड कर दीजिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये या तो 2 रिंग वाले हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकती है, या फिर इसमें 1 रिंग हो सकती है। 2 रिंग वाले में एक होगी 6 मेंबर की रिंग, एक होगी 5 मेंबर की रिंग। तो इसके अंदर आ गए आपके इनको जो 2 रिंग वाले होते हैं इनको बोला जाता है प्यूरिन, और जो 1 रिंग होता है, रिंग वाला होता है, उसको बोला जाता है पायरिमिडीन बोला जाता है। और फॉस्फेट तो फॉस्फेट है ही। प्यूरिन के अंदर आ जाते हैं आपके, देखिए 5, एक 5 वाला, एक 6 वाला, ये देख रहे हैं आप, ये 5 वाला, 5, एक 6 की रिंग, एक 5 की रिंग, एक 6 की रिंग, एक 5 की रिंग। तो ये हो गए आपके भाई। एक तो ऐसा होता है एडेनिन बोलते हैं, एडेनिन, और एडेनिन आपका गुआनिन, ये आपके दोनों हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, 2 होती हैं इनमें। पायरिमिडीन में आपके आ जाते हैं साइटोसिन, यूरेसिल, और आपका आ जाएगा आपका थाइमिन, ठीक है। तो इसको ए से डिसाइड कर डिनोट करते हैं, ए से, जी से, सी से, यू से, टी से। तो ये हो गए हमारे नाइट्रोजनस बेस, और फॉस्फेट तो फॉस्फेट होता है, उसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर देखिए बात है ये कि शुगर के साथ ये एडेनिन मिल जाए तो इसको बोल दिया जाता है एडेनोसिन, गुआनिन मिल जाए तो गुआनोसिन, साइटोसिन के साथ अगर मिल जाए शुगर तो साइटिडीन, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है? हम जैसे हमने बात की थी ना पहले, हमने क्या बात की थी? हमने कहा था कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से हो गए? अगर एडेनिन प्लस शुगर है तो एडेनोसिन, अगर एडेनिन गुआनिन प्लस शुगर है तो गुआनोसिन, अगर आपका साइटोसिन वाला है तो साइटोसिन प्लस शुगर है तो साइटिडीन, यूरिडीन और थायमिडीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ें आपके ऊपर भी लिखी होंगी, फटाफट से उसको ख़त्म कर देते हैं। ये रहा आपका, तो ले लेते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हेटेरोसाइक्लिक मतलब एक 5 की रिंग, एक 6 की रिंग कैन बी फाउंड, इनको और नाइट्रोजनस बेसिस बोला जाता है। नाइट्रोजनस बेसिस में आपके प्यूरिन जो कि एडेनिन गुआनिन हो गया, और जो दूसरे वाले थे उसको साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये हो गए, ये 6 वाले हो गए, ये 2 रिंग वाले हो गए, ये 1 रिंग वाले हो गए। अगर ये व्हेन दे आर फाउंड टू अटैच विद शुगर के साथ अगर अटैच कर जाते हैं तो इनको न्यूक्लियोसाइड बोल दिया जाता है। और अगर फॉस्फेट भी जोड़ दिया जाए तो इसको क्या कह दिया जाता है? न्यूक्लियोटाइड कह दिया जाता है, ठीक है। देखिए हम एक एक चीज़ पर कर चुके हैं, नीचे वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं। एडेनिसिन, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का क्या क्या नाम थे? अगर शुगर प्लस एडेनिसिन, शुगर प्लस गुआनिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सारे न्यूक्लियोसाइड हैं। और अगर न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए, न्यूक्लियोटाइड की भी बात की जाए तो एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड, ये सारे आपके न्यूक्लिक एसिड हो गए। और ये सारे क्या हैं?
डीएनए आरएनए के मोनोमर हैं। अगर डीएनए आरएनए पॉलीमर है तो ये इनके मोनोमर हैं। बिल्कुल डायग्राम फ्लो चार्ट वाइज हमने नीचे देख लिया।